ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मयंक महेश्वरी है एंड IFS अकेडमी में आप सभी का जिन जिन का फर्स्ट डे यहाँ खूब स्वागत है। आपका नाम तो हिमानी कशिश। ओके 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 ओके। तो आप लोगों को मैं पहले सीए फाउंडेशन के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, जो सीए फाउंडेशन कोर्स है ये सीए का पहला लेवल होता है। सीए जो आपका कोर्स है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्सेज माना जाता है इन कॉमर्स फील्ड, यानी इंडिया में कॉमर्स फील्ड में सीए से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हो ना कि भाई मुझे कॉमर्स में कुछ भी हाईएस्ट चीज़ जो हो सकती है इंडिया में वो पॉसिबल, जो भी हाईएस्ट पॉसिबल चीज़ है वो डिग्री लेनी है, तो सीए सबसे ऊपर है, ठीक है ना। सीए को फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं पूरी इंडियन इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना, वो सीएस हैं। क्यों है समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग जो करने वाले हो उसकी क्या पावर है, ठीक है ना। फिर कोर्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं जो पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीए कोर्स है आप लोगों का, ठीक है ना, ये इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी क्यों है। देखो भाई, इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है वो कहीं ना कहीं इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उन पे। अगर इंडिया में HDFC बैंक, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, ये सारी कंपनीज बंद हो जाए तो इंडिया बचेगा नहीं। इंडिया में जो भी इकोनॉमी चल रही है, जो भी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला हुआ है, जो भी पैसों का सर्कुलेशन चल रहा है, वो इन बड़ी बड़ी कंपनीज की वजह से चल रहा है। अब ये बड़ी कंपनीज पर बहुत लोग रिलाई करते हैं। कैसे? बैंक्स रिलाई करते हैं कि हमने लोन दे रखा है कंपनीज को। अब बैंक कैसे चलते हैं? बैंक हम लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं, हम अपना पैसा बैंक में डालते हैं। आप लोगों के पापा मम्मी को सैलरीज मिलती है, बैंक्स में डालते हैं, ठीक है ना। हम लोगों की अर्निंग्स बैंक्स में जाती हैं। बैंक उस पैसे को यूज करके लोन्स देता है। हम लोगों को इंटरेस्ट देता है बैंक, कितना? 3.5% पर एनम। और लोन्स किस रेट पे देता है? 8%, 9%, 10%, 18%, डिपेंड करता है किस टाइप का लोन है। तो जो बीच का अमाउंट होता है, जो बीच का मार्जिन होता है, इनकी इनकम होती है। अब जो बैंक्स चल रहे हैं वो भी कैसे चल रहे हैं? इन बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन दे करके। अब हम जैसे लोग कितना लोन लेते हैं? 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 3 लाख। कंपनीज लेती हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में। तो मेजर जो चंक बैंक की इनकम का है वो कंपनीज की तरफ से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक्स जो हैं वो भी कंपनीज पे रिलाइड है, बड़ी बड़ी कंपनीज पर, कि भाई हम इनको पैसा दे रहे हैं, ये हमें पैसा वापस करेंगे, हमें पैसा मिलेगा। इसी उम्मीद पर बैंक्स चल रहे हैं। इतने सारा स्टाफ रखा हुआ है, लाखों का स्टाफ है। कंपनीज के ऊपर और कौन डिपेंडेंट है? अब एक कंपनी है, लेट्स से टाटा। टाटा के बहुत सारे वेंडर्स होंगे जिनसे टाटा सामान खरीदता होगा। गाड़ी में लगाने वाली ग्लास, हैंडल्स, की लॉक्स, इंजन्स, बॉडी पार्ट्स, इतने सारी गाड़ी में मोर देन 1.5 लाख बॉडी वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं से टाटा खरीदता है और उसको असेंबल करता है। तो वो जो वेंडर्स है वो टाटा पे डिपेंडेंट है कि हम इनको सामान दे रहे हैं, इन रिटर्न हमें क्या लगता है कि हमें पैसा वापस कर देगा, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स, जैसे मेरे पास टाटा की शेयर्स है, मैंने क्या उम्मीद से पैसा लगाया है कि कंपनी अच्छा करेगी, और कंपनी अच्छा करेगी तो इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा और मुझे इनकम होगी। तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनीज पर रिलाई करते हैं। अब ये कंपनीज जो हैं ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करती हैं, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर तो इन पर रिलाई किया जाता है। अब अगर मुझे टाटा का शेयर खरीदना है तो मैं क्यों खरीदूंगा? क्योंकि टाटा की फाइनेंशियल अच्छे है इसलिए, या फिर मेरा पड़ोसी खरीद रहा है इसलिए? फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अब फाइनेंशियल्स क्या है? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका P&L अकाउंट, उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है कि भाई प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा कमा रही है, और जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए। बैंक्स अगर टाटा को लोन दे रहे हैं तो किस बेसिस पे दे रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि भाई इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, ये लोन चुका देंगे। कोई लॉस मेकिंग कंपनीज को लोन देता है? नहीं देता। तो कहीं ना कहीं जितना भी दिया जा रहा है कंपनीज को लोन्स, या मैं पैसा लगा रहा हूं, या वेंडर्स अपना सामान दे रहे हैं टाटा, किस बेसिस पे दे रहे हैं? कि भाई इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, हमें लगता है कि हमारा पैसा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद चुका देगा टाटा या महिंद्रा या कोई भी बड़ी कंपनी। हम अगर HDFC बैंक भी कंपनी है, उसमें अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, अपना पैसा हार्ड अर्न मनी उस पर डिपॉजिट करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? हमें लगता है कि ये बैंक अच्छा है, डूबेगा नहीं, हमारा पैसा सेफ है। तो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी इन बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है? सोचो अगर ये सारी कंपनीज डूब जाए तो क्या होगा? अगर ये सारी कंपनीज डूब जाए तो क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी अगली पाकिस्तान बन जाएगी या श्रीलंका बन जाएगी? हाँ या ना? ठीक है ना। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंपनीज को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर ही हमारा आज अस्तित्व है, और अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने गलत बना करके पब्लिश कर दिया
गलत प्रॉफिट्स दिखा दिए, कंपनी को लॉस हो रहा है, बट कंपनी सोच रही है लोगों को क्या पता चल रहा है, अपने लोगों को ये तो पता है, प्रॉफिट्स दिखा दो, सेल्स बढ़ा करके दिखा दो, एक्सपेंसेस कम दिखा दो। प्रॉफिट्स दिखाओगे, लोग शेयर्स खरीदेंगे, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, बैंक्स लोन देंगे, वेंडर्स उधार पे सामान लंबे टाइम के लिए देंगे, हमारी तो बल्ले बल्ले है भाई, है या नहीं? और एक नहीं, हर कंपनी सोचेगी। अब अगर कंपनी अपने मन मर्जी से फाइनेंशियल्स देने लग गई, ठीक है ना, और हम उन फाइनेंशियल्स के बेसिस पर अपना पैसा कंपनी को देने लग गए या लोन्स देने लग गए बैंक्स, ठीक है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर ये तो एक बबल है जो एक दिन फूटेगा, और बबल फूटेगा तो धड़ाम से सब लोग नीचे गिरेंगे, सब लोग नीचे गिरेंगे, इकोनॉमी एकदम शटर हो जाएगी। अब लोगों को भी पता है कि कंपनी अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर सकती है, क्योंकि कंपनी का उस पर इन्फ्लुएंस है। अब कोई तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हमारे और कंपनी के बीच में, यानी जो लोगों का कंपनी में इंटरेस्ट है उसमें, और कंपनी के बीच में मीडियोकर हो, जो ना ही कंपनी के हिसाब से चले ना ही हमारे हिसाब से चले, वो अपने हिसाब से चले। और अगर वो बंदा बोल दे कि हाँ ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, अपने साइन कर दे, तो हम मान लेंगे ठीक है, आंख बंद करके। और वो जो एक बंदा होता है वो कौन होता है? सीए। क्योंकि सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका काम होता है ऑडिट करना। क्या ऑडिट करना? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना। क्या आप लोगों को पता है कि ऑडिट होता क्या है? एनी आइडियाज? ओके, आप बोल सकते हो अभी इस लेवल पे आप लोग बोल सकते हो कि सर बुक्स को चेक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, कंपनी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे हैं उसको चेक करना और देखना कि कंपनी ने ठीक है या नहीं किया। अगर ठीक किया है तो सी अपना साइन करके बोल देगा हाँ जी कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं ये बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। सिर्फ इस चीज को लिखकर साइन करने पर पूरी इंडियन इकोनॉमी चल रही है। तो आप लोगों का रोल कितना बड़ा है, आइडिया लगा आप लोगों को? ठीक है ना, आगे चल के आप लोगों का रोल कितना बड़ा आइडिया लगा। तो अगर एक सी अपना काम गलत कर दे तो बहुत बड़ी दुविधा आ सकती है। जैसे कि आप लोग बहुत छोटे हो गए तब 2008 में एक स्कैम हुआ था, सत्यम स्कैम। उसमें क्या होता, कंपनी के चार्ट अकाउंटेंट ने, ए राजा नाम था उसका, उसने कंपनी के साथ मिलकर के कंपनी का साथ दिया गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, और आज भी वो जेल में है। ठीक है ना, और उसकी वजह से रिसेशन आया था इंडिया के अंदर। सोचो एक कंपनी ने पूरी इंडियन इकोनॉमी को हिला दिया था, सिर्फ एक कंपनी ने, एक सीए की गलती ने। ठीक है ना, तो सीए का रोल इतना ज्यादा बड़ा होता है। आ रही बात समझ? तो आप लोगों का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अपना कोर्स अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, आगे जाके इंडियन इकोनॉमी को ऊपर पहुंचाने में हेल्प करो, ना कि नीचे गिराने। ठीक है, चलो। तो सीए जो कोर्स है, अगर आपको सीए बनना है तो उसके 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा लेवल होता है सीए इंटर, और आखिरी लेवल होता है सीए फाइनल। आपको सीए फाइनल करना पड़ेगा, तभी आपको सीए की डिग्री मिलेगी, तभी आपको सीए की डिग्री मिलेगी। अब आप लोग अभी जो क्लासेस ले रहे हो वो किसकी ले रहे हो? सीए फाउंडेशन की। ठीक है ना, सीए फाउंडेशन पे 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। ये चारों पेपर्स आपको क्लियर करने हैं। हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए। कितने मिनिमम? 40 मार्क्स आने चाहिए, और एग्रीगेट 50% आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हर एक पेपर की वेटेज कितनी है? हर एक पेपर 100 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है ना, जिसमें पहले 2 पेपर्स जो हैं ये 3 आवर्स ड्यूरेशन के होते हैं, और अगले पेपर जो 2 हैं ये 2 आवर्स ड्यूरेशन के होते हैं। सीए का पेपर हमेशा से 2 बजे स्टार्ट होता है, दोपहर के 2 बजे, और पेपर 1 एंड 2 5 बजे खत्म हो जाते हैं। पेपर 3 एंड 4 4 बजे खत्म हो जाते हैं। ये पेपर का, सीए पेपर का टाइम है। और इस टाइम पर हम लोग जनरली क्या कर रहे होते हैं? आराम सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये टाइम होता है भाई 2 से 5 बजे का, कि भाई आराम कर लेता है खाना पीना खा करके, और इसी टाइम पे सीए एग्जाम इंस्टीट्यूट जो है वो एग्जाम्स लेता है। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम से पहले आदत डालनी पड़ेगी कि भाई इस टाइम पे पढ़ो, अलग अलग मॉक टेस्ट पेपर्स ट्राई करो, पास्ट ईयर पेपर्स ट्राई करो, जैसे कि दिमाग को चलने की आदत पड़े, ना कि सोने की। ठीक है, तो ये 4 पेपर्स होते हैं। पहले 2 पेपर्स 3 घंटे के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेपर्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, या फिर आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव पेपर्स, यानी इस पर लिखने का काम होता है। अगले 2 पेपर्स 2 आवर्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स। ऑब्जेक्टिव यानी कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, और आपको एक ऑप्शन टिक करना है जो कि सही है। अगर आपने सही ऑप्शन टिक किया तो आपको मिलेगा 1 नंबर, गलत ऑप्शन टिक किया तो आपको मिलेंगे नेगेटिव मार्क्स 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके नेगेटिव मार्किंग के 1 नंबर गए, और 4 क्वेश्चन गलत किए तो 4 तो गए जो जाने थे, प्लस -1 और चला गया क्योंकि आपने गलत किया।
तो अगर आप 4 क्वेश्चन छोड़ के आ जाते जो आपको नहीं आते, उसमें तुक्का ना लगाते, छोड़ के आ जाते, तो आपके 4 नंबर जाते। बट आपने जानबूझ के तुक्का लगा, 4 गलत हो गए, तो आपके 5 नंबर चले गए। आ रही बात समझ? तो आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम के अंदर पेपर 3 एंड पेपर 4 में ये जो होता है ना तुक्का वाली आदत, जय माता दी, आता नहीं है चलो इसको टिक कर दो, ये इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है ना, इस चीज को अवॉइड करना है। अब पेपर 1, 2, 3, 4 के नाम क्या है? पेपर 1 है आपका अकाउंटिंग या फिर अकाउंट्स, बिजनेस अकाउंट्स, ठीक है ना। पेपर नंबर 2 है आपका बिजनेस लॉस एंड बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। पेपर नंबर 3 है आपका क्या, ध्यान से सुनना, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। और पेपर नंबर 4 है आपका, ध्यान सुनना, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। बीसीके का फुल फॉर्म है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो अगर देखा जाए पेपर तो 4 है, बट सब्जेक्ट्स कितने हैं? 8। कैसे? देखो, एक सब्जेक्ट हो गया आपका अकाउंट्स जो आपको पढ़ना है, एक आपका हो गया बिजनेस लॉस, एक आपका हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। फिर एक हो गया आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, एक आपका हो गया स्टैटिस्टिक्स और एक हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। फिर एक हो गया आपका इकोनॉमिक्स और एक आपका हो गया बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज यानी कि बीसीके। तो आपको ये 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं फॉर सीए फाउंडेशन लेवल। अब देखा जाए तो अकाउंट्स क्योंकि पेपर 1 में एक लौता है तो ये पूरा 100 मार्क्स कैरी करेगा, क्योंकि पेपर 1 की वेटेज 100 है, तो पेपर 1 के अंदर आपको अकाउंट्स पढ़ना है, तो ऑब्वियसली बात अकाउंट्स पूरे 100 मार्क्स का है। पेपर नंबर 2 के अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों की वेटेज होगी कुछ ना कुछ, बिल्कुल है। क्या वेरिएबल वेटेज है, फिक्स्ड है? आंसर इज फिक्स्ड वेटेज है। बिजनेस लॉस 60 नंबर का आता है और बीसीआर 40 मार्क्स का आता है। फिर पेपर नंबर 3 के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तीनों की वेटेज है, वेरिएबल है या फिक्स्ड है? आंसर अगेन फिक्स्ड है। कितनी है? बिजनेस मैथमेटिक्स आता है आपका 40 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स आता है आपका 40 मार्क्स का एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। 40 प्लस 20 इज 100। और फिर ऐसे आखिरी पेपर 4, इसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट्स है, वेटेज होगी, बिल्कुल होगी, फिक्स्ड है, वेरिएबल, आंसर है फिक्स्ड, ठीक है ना। कितना कितना है? ई को आता है 60 मार्क्स का, बीसी का आता है 40 मार्क्स का। अब अगर बात की जाए कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर, इन 8 सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे इजी क्या है, सबसे इजी क्या है, तो मैं बोलूंगा सबसे इजी है बीसीआर, सबसे इजी है लॉजिकल रीजनिंग और सबसे इजी है बीसीके। ये सबसे इजी है। मतलब एकदम होता है ना, जैसे हम कई फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं तो स्टार्टर्स आते हैं, फिर स्टार्टर से भी पहले सूप आता है, स्टार्टर्स आते हैं, मेन कोर्स आता है, फिर एंड में स्वीट डिश आती है। तो सबसे ज्यादा एंजॉय, सबसे टेस्टी और कम क्वांटिटी में जो चीज होती है वो स्वीट डिश होती है, ठीक है ना। एकदम एंड में आती है, ठीक है ना, टेस्ट बना देती है, छोटी सी होती है, जल्दी खत्म हो जाती है और मजा भी पूरा देती है। वो इन 3 चैप्टर्स का काम है, ठीक है ना। छोटे से है, ज्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ने में, वेटेज अच्छी खासी है, ठीक है ना, वेटेज अच्छी खासी है, मार्क्स आपको दिलाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? अब आपके स्टार्टर्स क्या है? स्टार्टर्स हो गया आपका इकोनॉमिक्स, ये आपका स्टार्टर है, समझ लो, ठीक है ना। स्टार्टर है, स्टार्टर में एक ही है, ठीक है ना, जो आप पढ़ोगे आपको अच्छा भी लगेगा, जल्दी भी खत्म होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है ना, आपको मजा भी खूब आएगा। अब जिसमें मेहनत लगती है खाने में, मेन कोर्स, टाइम भी लगता है, ठीक है ना, और उसी से पेट भी भरता है, ठीक है ना, और वो आपका हो गया बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉस एंड अकाउंट्स। ये आपका मेन कोर्स हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो मुझे आपको 3 कोर्स मील है ये सर्व करनी है, ठीक है ना। मैं आपको पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 पढ़ाऊंगा, यानी कि बिजनेस लॉस एंड बीसीआर पढ़ाऊंगा एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, यानी 8 में से 5 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा। बाकी के 3 सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाएंगे? ईशान सर, ठीक है ना। जो बच्चे कल आए थे उनको ईशान सर ने इंट्रोड्यूस किया होगा। ईशान सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ईशान सर आपको इको पढ़ाएंगे, ईशान सर आपको बीसी के पढ़ाएंगे। आ रही बात समझ? ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि चारों पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं, 40% लाना है और एग्रीगेट 50% लाना है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि अगर आप चारों सब्जेक्ट में 40-40 लेकर के आ जाते हो जो कि मिनिमम है, तब सब्जेक्ट वाइज तो पास हो गए, बट एग्रीगेट आपका कितना बना? 160 आउट ऑफ 400। तो क्या 50% बना? नहीं, ये 50% नहीं बना। तो क्या पास हुए? नहीं। तो अगर आपको पास होना है तो आपको दोनों क्राइटेरियाज को साइमल्टेनियसली मैच करना है। क्या क्राइटेरियाज है? आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स भी लाने हैं और आपको एग्रीगेट 50% भी बनाना है।
तो अगर आप पहले सब्जेक्ट में 40 ले आते हो, दूसरे सब्जेक्ट में 40 ले आते हो, तीसरे सब्जेक्ट में 40 ले आते हो, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 120 हो गया, और आखिरी सब्जेक्ट में 80 ले आते हो, तब सब्जेक्ट वाइज भी पास हो गए और आपका एग्रीगेट भी 50% बन गया और आप पास हो गए। ठीक है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में 39 लेकर के आ जाते हो, बाकी सब्जेक्ट्स में आप चाहे बहुत अच्छे नंबर ले आते हो, आप देखो आपका एग्रीगेट कितना बन रहा है, 90 प्लस 80 170, 170 प्लस 39 209। ठीक है ना। आप एग्रीगेट वाइज तो पास हो रहे हो, 50% बन रहे हैं, बट क्या आप सब्जेक्ट वाइज पास हो रहे हो? नहीं, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स नहीं ला पाए। क्या आप पास हो गए? नहीं। क्या आपको अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा? बिल्कुल हाँ। क्या अगले अटेम्प्ट में सारे पेपर्स देने पड़ेंगे? बिल्कुल हाँ। किसी पेपर में कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो सीए फाउंडेशन वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, पर इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है इसको थोड़ा सा मुश्किल बना देता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में भी पास होना है और आपको एग्रीगेट 50% भी लेकर के आने हैं। ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है, कुछ बच्चों का एक सब्जेक्ट वीक होता है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कुछ बच्चों का बिजनेस मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स वीक है, बोलते हैं सर मैथ्स हमारे बस की है नहीं, हमारे आज तक तो पल्ले पड़ा नहीं, अब क्या पड़ेगा। हम मैथमेटिक्स में ज्यादा ध्यान ना दे करके बाकी सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं, हम बाकी सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे। अब होता क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स में 40 से नीचे रह जाते हैं। मेहनत तो करी नहीं ज्यादा, जिसमें मेहनत की ज्यादा जरूरत थी उसी में सबसे कम मेहनत करी, और जिसमें कम जरूरत थी उनमें ज्यादा मेहनत करके बैठे हो। तो नंबर तो अच्छा आ गए, 240 250 आ गए आउट ऑफ 400। ठीक है ना, 300 आ गए, बट बिजनेस मैथमेटिक्स में रह गए 39 38 37, पूरा का पूरा मेहनत का सत्यानाश। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि भाई हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलो, और एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग करके चलो कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50 आए, मिनिमम 50 आए। क्यों मिनिमम 50? क्योंकि अगर मिनिमम 50 का टारगेट लेकर के चलोगे तो 50 या उससे ऊपर थोड़े आएंगे। 40 का टारगेट लेके चलोगे तो 40 आएंगे या 39 भी आ सकते हैं, और 39 जहां पे आए लग गए। ठीक है ना। तो मिनिमम 50 का टारगेट लेके चलो, दो चीजों में हेल्प करेगा, एक तो 40 से ऊपर पक्का आएंगे और दूसरा एग्रीगेट भी बनाएंगे। अरे बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना। तो आपको अगर लगता है कि सर हमारा कोई एक सब्जेक्ट वीक है, अकाउंट्स वीक है लेट से, ठीक है ना, तो आप अकाउंट्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बट क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट्स वीक है और हो सकता है कि अकाउंट्स में 40s में रह जाए, अब मुझे एग्रीगेट बनाने के लिए कोई तो कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अगर अकाउंट्स में 40 रह गए तो बाकी के 3 सब्जेक्ट में मुझे 160 बनाने हैं, तभी मेरा 200 बनेगा। तो अब किसी एक या दो सब्जेक्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो, पक्का कर लो कि इसमें तो 80 मिनिमम आएंगे ही आएंगे, इसमें 70 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। अब वो सब्जेक्ट आपको एग्रीगेट बनाने में जरूर हेल्प करेगा। अब कई बार क्या होता है, 2 सब्जेक्ट वीक हो जाते हैं, सर मैथ्स भी वीक है, अकाउंट्स भी वीक है, अब दोनों में आ गए 45 यानी कि 90। अब बाकी 2 पेपर्स में आपको, या फिर 40 मान के चलो, अब बाकी 2 पेपर्स में आपको कितने चाहिए? 120 चाहिए, क्योंकि 40 80 हो गया, 200 बनाने के लिए 120 चाहिए। अब अगर उनमें 50 रहेगा तो फेल हो गया, फिर दोबारा से एग्रीगेट नहीं बना। तो उन दोनों में मिनिमम 60 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अब 60 आने के लिए अच्छी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, सीए फाउंडेशन में वैसा नहीं है कि स्कूल में होता था ना आराम से ऐसे सबके 90 में मार्क्स आ रहे हैं, 12th क्लास में होता था, ठीक है ना। मुझे लगता है हर किसी के 12th क्लास में 90s में आए होंगे मार्क्स, 80s में आए होंगे, बट सीए फाउंडेशन में ऐसा नहीं होता। सीए फाउंडेशन में 90s में हर बच्चे के नंबर नहीं आते, बहुत ही कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं जिनके 90s में स्कोर आता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है सीए फाउंडेशन। अब आप एक प्रोफेशनल लेवल पर आ गए हो, प्रोफेशनल लेवल और स्कूल लेवल में फर्क आ जाता है, ठीक है ना। आप एक अलग हट करके एक अलग फील्ड में स्विच कर गए हो, तो अब आपको 12th वाला एकदम इजी फ्लो नहीं रहेगा, अब आपका फ्लो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ी सी मुश्किल आपको फेस करनी है। और जब मुश्किलें फेस करोगे तभी तो क्रीम बन के निकलोगे, ठीक है ना। तभी तो आपको अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, अच्छी सैलरीज मिलेगी, तभी तो आपके ऊपर एक इंडिया की फाइनेंशियल बैकबोन का एक दर्जा, आपको एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि आपको कंपनी को ऑडिट करना है। ऐसे थोड़ी ना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी है। मेहनत का फल बहुत मीठा होगा, ये पक्की बात है, मेहनत का फल बहुत मीठा होगा, ये पक्की बात है। अब सीए फाउंडेशन के बारे में आपको एक आइडिया दे दिया, सीए इंटर एंड सीए फाइनल के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, जल्दी बता दूंगा। सब्जेक्ट्स के नाम नहीं बता रहा, बस बता रहा हूं कितने कितने सब्जेक्ट्स है, किस तरीके से हैं। सीए इंटर लेवल पर फिलहाल जब तक न्यू सिलेबस नहीं आता, फिलहाल 8 सब्जेक्ट्स हैं जो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, यानी कि 4-4। सीए फाइनल पे फिलहाल 8 सब्जेक्ट्स हैं जो अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 4-4। ग्रुप 1 को पास करने का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है फाउंडेशन की तरह, मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 50%। ग्रुप 2 को पास करने का अगेन बिल्कुल सेम, मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 50%। ऐसे सीए फाइनल का ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्लियर करने का भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, यानी पूरे सीए में लेवल 1 से लेकर के लेवल 3 तक जो पासिंग क्राइटेरिया वो बिल्कुल सेम है।
एक चीज का फर्क है, क्या वो बता पाएगा कोई? एनी आइडिया? कोई है इतना होशियार जो उस एक चीज को बता पाए मुझे, जो फर्क है? सिर्फ एक चीज का फर्क है पासिंग क्राइटेरिया में, ओवरऑल चेकिंग के अंदर। और फर्क इस चीज का है कि सीए फाउंडेशन पे कोई एग्जाम्शंस नहीं होती। एग्जाम्शन क्या होता है? अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में 60 या 60 से ज्यादा आ जाए तो हम बोलते हैं वो पेपर आपका एग्जाम्ट हो गया, ठीक है ना, एग्जाम्ट हो गया। सीए फाउंडेशन पे कोई भी एग्जाम्शंस नहीं होती। अगर सीए फाउंडेशन पे आपके 3 सब्जेक्ट के अंदर 70 70 70 आ जाए और एक सब्जेक्ट में 39 आ जाए, अब पूरा सीए फाउंडेशन फेल है और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में 4 पेपर दोबारा देने हैं। बट सीए इंटर लेवल पर अगर यह हो जाए, सी इंटर पर आपने ग्रुप 1 दिया, ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट में 70 70 70 और एक सब्जेक्ट में 39, तो फेल तो हो जाओगे, पक्की बात है, क्योंकि आपका 40% मिनिमम क्राइटेरिया मैच नहीं किया। बट अच्छी बात यह है क्योंकि 3 सब्जेक्ट में आपके एग्जाम्शन है, 60 एंड मोर मार्क्स हैं, तो अगले अटेम्प्ट में आपको 4 पेपर नहीं देना, सिर्फ वो पेपर देना जिसमें फेल होता है या जिसमें एग्जाम्शन नहीं थी, ठीक है ना, जिसमें एग्जाम्शन नहीं थी। तो एग्जाम्शन किसमें नहीं थी? एक पेपर में नहीं थे जिसमें 39 आते, तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। आ रही बात समझ आप लोगों को? अच्छा, अगर आपके सीए इंटर लेवल पर एक सब्जेक्ट में आ गए 61 और बाकी सब्जेक्ट में आ गए 40 40 40, क्या एग्रीगेट बनेगा? नहीं। 40 40 40 120, 120 प्लस 61 181, 50% एग्रीगेट बना नहीं, तो आप फेल दोबारा हो गए। बट अच्छी बात क्या है कि अगले अटेम्प्ट में आपको ये वाला पेपर देने की जरूरत नहीं है जिसमें एग्जाम्शन है, बाकी 3 देने पड़ेंगे। तो एग्जाम्शन किस पेपर में मिलती है? जिसमें 60 एंड मोर आता है और वो अगले अटेम्प्ट में नहीं देना पड़ता, बाकी पेपर्स देने पड़ते हैं। आ रही है बात समझ आप लोगों को? ये सीए इंटर एंड फाइनल लेवल दोनों पर होता है, दोनों पे रिलैक्सेशन है। बट सीए फाउंडेशन लेवल पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है एग्जाम्शन का, इसमें तो सारे पेपर दोबारा देने पड़ता है। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है एकदम इस तरीके से कि एक बार में क्लियर होता हुआ चला जाए, ठीक है ना। तो कभी मैं आपको डरा रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग जनरली क्या होता है, बहुत सारे बैचेस में मैं देखता रहा हूं कि आप लोगों की मेंटालिटी 12th वाली होती है। 12th क्लियर करके आए हो, 12th के एग्जाम्स दिए कि यार आज तक तो फेल हुई नहीं, अब क्या होंगे, ठीक है ना, आज तक तो फेल हुई नहीं, अब क्या होंगे। तो 95% बच्चों को अपना पहला फेलियर सीए के अंदर देखने को मिलता है। यानी 5% बच्चे होते हैं जो पूरा सीए एक ही बार में क्लियर कर जाए विदाउट एनी फेलियर। सीए फाउंडेशन प्लस सीए इंटर प्लस सीए फाइनल एक ही बार में क्लियर कर जाए। बट सीए फाउंडेशन जो है वो काफी बच्चे एक बार में क्लियर कर लेते हैं। कितने बच्चे? अगर सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 30% है तो 30% बच्चे तो ऐसे हैं जिनके एक बार में क्लियर हो गया, मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 30% बच्चे सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर कर जाते हैं, बट 100% नहीं करते हैं। बट आपकी क्लास में हार्डली कोई बच्चा होगा जो 12th फेल करेगा, सब पास कर जाते हैं, हाँ या ना। तो फर्क समझ रहे हो कितना है? अब सीए फाउंडेशन पे 30% बच्चे पास किए, वो सीए इंटर लेवल पर जाते हैं। अब सीए इंटर लेवल पर 15% बच्चे पास होते हैं। तो जो एंटर करे 30% बच्चे, टॉप 30% बच्चे, उसका भी 15% सीए फाइनल लेवल पर जाते हैं और सीए फाइनल लेवल पर अगेन 10% बच्चे पास करते हैं। तो आप समझ रहे हो अगर 100 बच्चे एंटर करते हैं तो हार्डली 1 या 2 बच्चे एक बार में सीए बन के निकलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। बाकी बच्चों को एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाता है, 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। तो आपको उस मेंटालिटी से हटना है कि अरे अब तक एक बार में क्लियर किया, ये भी एक बार में क्लियर कर लेंगे पूरा। इससे क्या होता है ना, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आप उस लेवल का पढ़ाई नहीं करते जिस लेवल की रिक्वायर्ड है। सिर्फ इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज समझा रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर आपने तो पहली क्लास में डरा दिया, सीए करे ना करे ना, करो, बिल्कुल करो, बहुत अच्छा कोर्स है। बट अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि अब पहले आप एक नॉर्मल 12th क्लास कर रहे थे, ठीक है ना, हायर सेकेंडरी थी, अब आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो आपको अपनी मेंटालिटी भी चेंज करनी है अब। यानी कि मेंटालिटी अभी स्कूल वाली रख के चलो ना, मेंटालिटी भी चेंज करो, एक बार में क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि हाँ भाई मुझे मेहनत करनी है, 12th क्लास से तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। बट हाँ, जब मैं बन के निकलूंगा तो दुनिया मुझे पूछेगी अरे भाई ये तो सीए है, ठीक है ना। सीए की एक अलग ही इज्जत होती है भाई, जैसे आईएएस आईपीएस की इज्जत होती है मार्केट में, आईएएस दिख जा रहे भाई ये तो आईएएस है, सीए की भी इज्जत होती है। चलिए, तो मैंने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया अबाउट दी कोर्स, ठीक है ना। कोर्स जो है, ठीक है ना, इसमें आपको एक और चीज बता देता हूँ। अच्छा, अभी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग सिलेबस है। अभी प्रपोज्ड न्यू सिलेबस
आ सकता है अगले साल तक आएगा, इस साल तो नहीं आ रहा, अगले साल तक आएगा 2024 तक। उसके अंदर सीए फाउंडेशन लेवल पर तो 4 ही पेपर है, बट सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पर 8-8 की जगह 6-6 पेपर्स हो गए हैं। तो 6-6 यानी कि 2 ग्रुप्स होंगे, हर एक ग्रुप में 3-3 पेपर्स होंगे, 2 ग्रुप्स होंगे, दोनों पेपर में 3-3 पेपर्स होंगे। तो 4-4 सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर 3-3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ये फर्क आ सकते हैं फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो सीए कोर्स देखा जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना, कंटेंट कम हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। सीए फाउंडेशन पे वही रहेगा, सीए फाउंडेशन पे कोई चेंज नहीं है। चलिए, अब आपको है ना ये सीए जो कोर्स है इसको पूरा करने में टाइम लगता है अराउंड 4 ईयर्स, ठीक है ना। 4 ईयर कैसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं मान के चलता हूं कि भाई बच्चे जो कमिंग जून अटेम्प्ट है वो देंगे, ठीक है ना। आप लोग नहीं दे रहे, मुझे पता है, आप ऐसे 1-2 बच्चे हैं जो दे रहे होंगे, बट ज्यादा बच्चे अभी जून अटेम्प्ट नहीं दे रहे। बट मान के चलते हैं कि अगर आप अभी जून अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है ना, तो जून 23 में आप अटेम्प्ट दोगे सीए फाउंडेशन का, रिजल्ट आएगा कब, अगस्त में, और आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है ना। मैं हर एक चीज मोस्ट पॉजिटिव वे में लेकर के चल रहा हूं, अब पास हो जाओगे। अब आप अगला जो सीए इंटर का एग्जाम है, देखो सीए के एग्जाम चाहे फाउंडेशन के हो, चाहे इंटर के हो, चाहे फाइनल के हो, साल में 2 बार होते हैं, साल में 2 बार होते हैं। एक होते हैं मई जून के अंदर और एक होते हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। मई जून क्यों बोल रहा हूँ, सीए फाइनल और सीए इंटर के एग्जाम मई में होते हैं और सीए फाउंडेशन के जून में होते हैं, ठीक है ना। जैसे सीए इंटर और फाइनल के एग्जाम अभी अगले महीने, अभी अप्रैल चल रहा है, मई में है, बट सीए फाउंडेशन के एग्जाम जून में है। इसी तरीके से नवंबर में होंगे, 23 ऑफ नवंबर में होंगे, ईयर 23 नवंबर में सीए फाइनल और इंटर के, और दिसंबर में होंगे फाउंडेशन के। तो इस तरीके से होता है साल में 2 बार। अब आप लोग क्या नवंबर वाला अटेम्प्ट दे पाएंगे सीए इंटर का, आंसर इज नो, कोई नहीं दे सकता। जिस बच्चे ने जून 23 का एग्जाम क्लियर किया सीए फाउंडेशन का, वो इंटर का एग्जाम जो नवंबर में पड़ेगा वो नहीं दे सकता, क्योंकि मिनिमम 9 महीने का गैप होना चाहिए, मिनिमम 9 महीने का गैप होना चाहिए, वो बन ही नहीं पाता। तो आप अपना अर्लीस्ट अटेम्प्ट इंटर का कब दे पाएंगे, नेक्स्ट ईयर मई 24 में। आ रही बात समझ। लेट से आपने 2 ग्रुप्स दिए, दोनों ग्रुप्स क्लियर हो गए, मैंने क्या बोला, मैं मोस्ट पॉजिटिव वे में बात लेकर के चल रहा हूं। आपने 2 ग्रुप्स दिए, दोनों एक बार में क्लियर हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी इंटर्नशिप शुरू करेंगे, सी इंटर्नशिप, जो कि 3 साल की होती है। मान के चलो आपने मई में आपके एग्जाम्स दिए और जून में इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली, जून में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया, बहुत पॉजिटिव की मेरे दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे, चलो मैं इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेता हूँ। आपने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। अब इंटर्नशिप जैसे ही 2.5 ईयर्स की कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट अटेम्प्ट आता है, वो आप दे सकते हो, जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा वो आप दे सकते हो। 3 साल की पूरी करनी है, बट आप एलिजिबल हो जाते हो सीए फाइनल का एग्जाम देने के लिए आफ्टर 2.5 ईयर्स आर्टिकलशिप। पूरी 3 साल की कंप्लीट करने के बाद सीए फाइनल देने की जरूरत नहीं है, जैसे ही 2.5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। बट आपको करनी पूरी है, इंटर्नशिप पूरी करनी है। अगर आपका सीए फाइनल क्लियर भी हो गया ना, आपके जो रिमेनिंग मंथ्स बचे हैं 6 महीने, वो भी आपको पूरे करने हैं। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे अब तो मैं सीए बन गया, मैं इंटर्नशिप नहीं कर रहा, वो भी पूरी करनी है। तो अगर आपने मई के बाद जून के अंदर, जून 24 के अंदर अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी, तो पहला साल कब कंप्लीट होगा इंटर्नशिप का, जून 25। दूसरा साल कब कंप्लीट होगा, जून 26। और इसके बाद 6 महीने और ऐड करो, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर 26 के अंदर आपके 2.5 ईयर्स कंप्लीट होंगे। तो अब अगला सीए फाइनल का एग्जाम कब दे पाओगे, जल्दी बताओ, मई 27 में, क्योंकि नवंबर वाला अटेम्प्ट तो चला गया, ठीक है ना। कब दे पाओगे, मई 27 में। मई 27 में दिया, क्योंकि मैं मोस्ट पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूं, आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए। अब आप रिमेनिंग आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट करोगे जून चल रहा था ना, जून 27 तक, और आपको सीए की डिग्री मिल जाएगी, आप सीए बन जाओगे। तो अगर आप अपनी जर्नी अभी शुरू करते हो, जून 23 से एग्जाम देते हो, तो आप सीए अर्लीस्ट कब तक बन जाओगे, जून 27 तक। तो 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, कितना, 4 साल मिनिमम टाइम पीरियड है जो आपको लगेगा। आ रही बात समझ। बट इसमें ध्यान रखना, कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं,
अपना एक बार में एक ग्रुप देते हैं, बोथ ग्रुप्स नहीं देते हैं कि सर बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम एक ग्रुप एक एक करके ग्रुप्स क्लियर करेंगे, तो आपका वही पूरा कोर्स जो है वो थोड़ा सा 1 साल से एक्सटेंड हो जाएगा, 5 साल लग जाएंगे। आ रही बात समझ, क्योंकि आपने 6-6 महीने डिले कर दिया। पहले वाला लेवल भी एक बार में क्लियर न करके 6 महीने के गैप पर फिर क्लियर किया, और दूसरा सी फाइनल में भी आपने सेम काम किया, तो 5 साल लग सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, मिनिमम टाइम है। अगर आप एक एक बार में क्लियर कर गए, थोड़ा 1-2 अटेम्प्ट लग गए जैसे फाउंडेशन, तो सबका एक बार में क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। इंटर पे मेहनत करोगे एक बार में क्लियर है, फाइनल पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, ठीक है ना। फाइनल पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, उस पर भी अगर अच्छी मेहनत कर ली बढ़िया तरीके से, दिन के 12-13-14 घंटे आराम से पढ़ने में लगाए, अच्छे से अपना कोचिंग्स अच्छे से लिए, अच्छे से रिवाइज किया, अच्छे से जो भी मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह थे अच्छे से गया, तो भी एक बार में निकल जाएगा। देखो होता क्या है ना, सीए की जो इंटर्नशिप होती है 3 साल की, इसमें आपको ऑफिस भी जाना है और आपको सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर भी करना है। ये दोनों चीज़ के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाता, बच्चे बोलते हैं कि सर आर्टिकलशिप पे जाएं सुबह से शाम तक या पढ़ें, ठीक है ना। दोनों चीज़ को मैनेज करना थोड़ा टास्क ट्रिकी होता है। मतलब आप ये सोचो आपको थोड़ी अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, पढ़ाई का टाइम सेक्रीफाइस कर नहीं सकते, ऑफिस का टाइम सेक्रीफाइस कर नहीं कर सकते, वो तो जाने ही जाना है, तो सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा, नींद। थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करोगे, अपना जो भी बचा हुआ टाइम है ऑफिस के बाद का थोड़ा बहुत टाइम रिलैक्स के लिए निकाला और बाकी पढ़ने में लगाया, ठीक है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर हो जाएगा। अब होता क्या है कि आर्टिकलशिप के बाद थक जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं, एग्जाम आने वाले होते हैं, तब सोचता है चलो सीए फाइनल के एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दे। अब जो लेवल इतना मुश्किल है उसके लिए अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम ही ना निकालो इंटर्नशिप में, जॉब से आ रहे थक गए, अब कल देखते हैं, कल पढ़ेंगे। अच्छा अभी तो मेरा सी इंटर क्लियर हुआ है, अभी तो सीए फाइनल के एग्जाम 2.5 साल बाद है, अभी तो 2.5 साल पढ़े हैं। स्टार्टिंग में तो ये लगता है अरे 1 साल तो आराम से जॉब वॉब करते हैं, अपना आर्टिकलशिप करते हैं और बाद में देखेंगे, कोचिंग भी नहीं लेते 1 साल तक, तो अरे अभी तो बहुत टाइम है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जिनकी वजह से सीए फाइनल अटक जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने जहाँ ढील छोड़ी अरे कर लेंगे, वहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने आप को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरे पेपर्स के बारे में। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अबाउट पेपर नंबर 2 जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अच्छा अभी तक किसी का कोई डाउट है? जितना हमने बातें करी कोई भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है? पेपर नंबर 2 जो है इसके अंदर मैंने आपको बताया बिजनेस लॉस पढ़ना है आप लोगों को, और क्या पढ़ना है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, बीसीआर पढ़ना है। जो बिजनेस लॉज है, ये लॉज होते क्या हैं, व्हाट डू मीन बाय लॉज। देखो बिजनेस लॉज समझने से पहले, बिजनेस तो आपको पता है क्या होता है, लॉस क्या होता है ये बताओ, एनी आइडिया लॉस क्या होते हैं? सुबह सुबह आते हो, रेड लाइट दिखती है तो खड़े हो जाते हो, ग्रीन दिखती है चल देते हो, क्या है, लॉ है जो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। घर में घुसे रात में, ठीक है ना, मम्मी ने क्या बोल दिया, हाथ पैर धो करके चुपचाप डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ खाने के लिए, बेड पे नाश्ता नहीं मिलेगा या बेड पे डिनर नहीं मिलेगा, क्या है, लॉ है। आ रही बात नहीं आ रही समझ? घर में कुछ लोग क्या होता है कि भाई जूते चप्पल पहन के नहीं घुसना, बाहर उतारो, ठीक है, क्या है, लॉ है। रात में 10 बजे के बाद फोन यूज नहीं करना, सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, क्या है, लॉ है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये घर के नियम है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉस क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम क्या पढ़ेंगे बिजनेस लॉस के अंदर, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या हो गया बिजनेस लॉस का मतलब, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर हमारे घर पे इतने सारे हैं तो सोचो बिजनेस में कितने होते होंगे। अरे बात समझ? अच्छा हमारे घर पे जो है वो हमारे घर के लेवल पर एप्लीकेबल होते हैं। मम्मी ने बोल दिया कि भाई रात को डाइनिंग टेबल पे खाना मिलेगा, बेड पे नहीं मिलेगा, तो भाई आपके घर का लॉ है वो, पड़ोसी के घर में नहीं चल रहा वो चीज़। हो सकता है पड़ोसी के बच्चे बेड पे खाते हो, ठीक है ना। आपकी मम्मी ने बोल दिया कि भाई सुबह 7 बजे उठ करके नहा धो के पूजा करनी है फिर कुछ मिलेगा, ये आपके घर का लॉ है, पड़ोसी के बच्चे नहीं मानेंगे वो लॉ। तो घर के, वो एक घर के लेवल के लॉस हो गए, ठीक है ना। अब बिजनेस लॉस के अंदर आप देखोगे कि कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो इंडिया में जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं सबको मानने पड़ते हैं। अब जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट, एक सिंपल सा लॉ, रेड लाइट वाला, ये क्या सिर्फ नोएडा में चलता है लॉ? नहीं, ये तो पूरे इंडिया का लॉ है, पूरे इंडिया में ऐसा चलता है। वे रेड लाइट पे खड़ा होना है, ग्रीन लाइट पे निकलना है। आ रही बात समझ? ये पूरे इंडिया का लॉ है। तो बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो बड़े लेवल पर बनते हैं और उनको हर किसी को अडॉप्ट करना पड़ता है, हर किसी को अडॉप्ट करना पड़ता है। कितने लॉज हैं? बहुत सारे। इसका आंसर है बहुत सारे। हर चीज से रिलेटेड कोई ना कोई लॉ है,
हर चीज से रिलेटेड कोई ना कोई लॉ है। हम लोगों को कितने लॉस पढ़ने हैं सीए फाउंडेशन पे? आंसर इज 5। सिर्फ 5 लॉस पढ़ने हैं, सिर्फ 5। सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लॉस बहुत सारे होते हैं। अगर आप सर्च करोगे ना, गूगल भी नहीं पता पाएगा इंडिया में कितने लॉस हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लॉस होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई लॉ है, हर चीज़ का, ठीक है ना। किसी की शादी में दिक्कतें चल रही हैं, डाइवोर्स का सीन चल रहा है, उसका अलग लॉ, ठीक है ना। किसी का ऑफिस में कंपनी में दिक्कत चल रही है, उसका कंपनीज एक्ट अलग लॉ। किसी की पार्टनरशिप हमें उसमें दिक्कत चल रही है, पार्टनरशिप एक्ट अलग लॉ। अरे इस बात समझ, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी कर दी, उसका एक अलग लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसी ने सामान बेचा, सामान बेचने के बाद उसे ठीक से उसकी वारंटी ओबे नहीं करी, सेल्स ऑफ गुड्स एक अलग लॉ। हर चीज का अलग लॉ है भाई। अरे बात समझ, अगर आपने किसी को गलत बोल दिया उसका अलग लॉ, ठीक है ना। आजकल होता है ना डिफेमेशन केस कर देता है, उसका भी लॉ बना हुआ है भाई, ठीक है। चल रहा है आजकल के कौन केस के ऊपर चल रहा है? डिफेमेशन केस राहुल गांधी के ऊपर चल रहा है। तो हर चीज का कोई ना कोई लॉ है भाई, हर चीज का। आप सोच भी नहीं सकते कितने लॉस हैं, ठीक है ना। बट हम लोगों को सिर्फ 5 पढ़ने हैं। कौन कौन से लॉस है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। पहला हमें पढ़ना है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमें पढ़ना है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमें पढ़ना है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हमें पढ़ना है सी फाउंडेशन लेवल पर, हमें पढ़ना है, अभी मैं बिजनेस लॉस की बात कर रहा हूं, हमें पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट, हमें पढ़ना है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और हमें पढ़ना है द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट। ये सारे एक्ट हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है ना। हर एक एक्ट के आगे द लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लगेगा द पार्टनरशिप एक्ट। जब भी हम किसी एक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, तो हम हमेशा उसका पहला, हर वर्ड का पहला लेटर अपर केस में यानी कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है ना। और ये बात समझ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लिखोगे, ठीक है ना, कोई भी एक्ट का नाम, तो आप क्या ध्यान देंगे कि पहला, हर वर्ड का पहला लेटर, एक्ट के पूरा एक्ट का नाम क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहला जो वर्ड है, ठीक है ना, उसका जो पहला लेटर है, या दूसरा वर्ड है उसका जो पहला लेटर है, जो तीसरा वर्ड है उसका पहला लेटर वो अपर केस में या फिर कैप्स में होना चाहिए। ये 5 लॉस आपको पढ़ने हैं। बीसीआर के अंदर ये आपका सिंपली बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, इसके अंदर आपका नोट मेकिंग है, याद आ रहा है स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है। इसके अंदर आपका लेटर राइटिंग है, ठीक है ना। इसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है ना। इसके अंदर आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग है, ठीक है ना। बहुत सारे, ये जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे इंग्लिश में पढ़ा है, ये सारी चीजें हैं। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सारा ग्रामर वाला पार्ट है। और इसके अलावा एक चैप्टर है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, एक चैप्टर है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, और ये बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है। और आपका सारे लॉज होगा जो आप जिंदगी में पहली बार पढ़ोगे, स्कूल लेवल पे कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को बातें, ठीक है ना। ये हो गया आपका पेपर नंबर 2। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, इससे थोड़ी कम इस वाले एक्ट की है, इससे थोड़ी कम इस वाले एक्ट की है, थोड़ी और कम इस एक्ट की है, और सबसे कम इस एक्ट की है। ये सीक्वेंस में लिखे हैं मैंने। वैसे देखा जाए सीए बनने के बाद जो सबसे ज्यादा कम आएगा आपके लॉ, वो है द कंपनीज एक्ट, कंपनी पे अप्लाई होने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस, द कंपनीज एक्ट, ये सबसे ज्यादा कम आएगा। और इसकी सबसे कम वेटेज इसलिए है क्योंकि सीए फाउंडेशन लेवल पर अगर कंपनीज एक्ट इतना बड़ा है तो अब से सिर्फ इतना पोर्शन आपके सिलेबस में है, स्टार्टिंग के कुछ सेक्शंस, बाकी के जितने सेक्शंस हैं वो आपको इंटर और फाइनल लेवल पे कवर कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट तीनों लेवल पे स्प्रेड है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने अभी पढ़ लिया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अभी पढ़ लिया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी फाउंडेशन लेवल के हैं ये, आगे कंप्लीट। और कंपनीज एक्ट तीनों लेवल पर है, तो सोचो कितना बड़ा होगा कि तीनों लेवल पे कंप्लीट हो रहा जा करके। आ रही बात समझ आप लोगों को, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको पेपर नंबर 2 के बारे में गाइडेंस दी। अब आ जाओ हम बात करते हैं अबाउट पेपर नंबर 3। देखो पेपर नंबर 3 का नाम क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। आपके पेपर 1, 2, 3, 4 जो है ये इसी ऑर्डर में आते हैं, यानी आपका सबसे पहला जो एग्जाम होगा सीए फाउंडेशन का वो अकाउंट्स का ही होगा, फिर एक दिन का गैप, जैसे आज क्या तारीख है? 4 अप्रैल, 4 अप्रैल है, तो 4 अप्रैल को अगर आपका आज एक एग्जाम है तो अगला एग्जाम होगा 6 अप्रैल को,
पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड पीसीआर। फिर 6th के बाद अगला पेपर होगा 8 अप्रैल को, पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। फिर 8th के बाद अगला पेपर होगा 10th को, कौन सा, इको एंड बीसी के, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो लेक्चर 1, मेरा नाम मयंक, आपको बता दिया 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स ड्यूरेशन होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स है, मैंने आपको बताया था, 40 लॉजिकल रीजनिंग 20 स्टैटिस्टिक्स 40। 100 क्वेश्चन आएंगे कैरिंग 1 मार्क ईच। अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अच्छा, जो पहले 2 पेपर है, अच्छा पेपर नंबर 3 एंड 4 में तो 100 क्वेश्चन आते हैं, इजी है। पेपर 1 एंड 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें आते हैं अराउंड 9 to 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 9 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्योंकि एक क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा होती है, 6 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो इसलिए वहाँ पर क्वेश्चंस कम है। यहाँ पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूरे हैं 100, ठीक है। अब देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपको पढ़ने हैं अपने 11 टॉपिक्स, 11 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है इंडिसेस, जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में तो नहीं, 7th 8th क्लास के अंदर आपको याद है एक्सपोनेंट्स, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स एक चैप्टर था जिसमें पावर से कैसे डील करना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करना है, फ्रैक्शन वाली पावर को कैसे डील करना है, पावर्स कब ऐड होती हैं, कब मल्टीप्लाई होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिसेस चैप्टर के अंदर है। यानी ये चैप्टर वो है जो अगर आपने 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नाम चेंज कर दिया यहाँ पर, बट चैप्टर के अंदर वही चीज़ें हैं सेम। लॉगरिथम्स, इजी चैप्टर, प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर, ये आप लोग पहली बार पढ़ेंगे सी फाउंडेशन लेवल पर। जिन बच्चों के पास 11-12 में मैथमेटिक्स थी उन्हें लॉगरिथम्स को बहुत छोटे लेवल पे समझा है, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी है, बट जितना डिटेल में फाउंडेशन पे उतना डिटेल पे स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाता कोई भी, ठीक है ना। तो लॉगरिथम्स सभी के लिए न्यू होने वाला है। फिर रेशियोज एंड प्रोपोर्शन स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, आप लोगों को याद होगा 10th क्लास तक रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है ना, स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है। इक्वेशंस याद होगा आपको, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है 10th क्लास तक, ठीक है ना। फिर लीनियर इनइक्वालिटी, सुपर इजी चैप्टर, एक क्लास में चैप्टर कंप्लीट, सोचो एक क्लास में चैप्टर कंप्लीट, सुपर इजी चैप्टर, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, याद ना हो, कोई मैटर नहीं करता, बहुत इजी चैप्टर है। फिर आ गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर वो है जो पूरे बिजनेस मैथमेटिक्स का सबसे लेंदी, ठीक है ना, और वेटेज वाइज उतना नहीं है। यानी देखो अगर कोई सबसे लंबा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, तो उसकी वेटेज भी ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा है नहीं, वेटेज इसकी काफी कम है, बट इसकी लेंथ, इसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो चैप्टर है ना, एक होता है ना जैसे हम फोन खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर तो खूब पैसा है तो आईफोन खरीद के ले आते हैं बंद करके, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। बट अगर आपकी एज में आप लोग फोन खरीदते हो तो आप क्या सोचते हो कि यार वैल्यू फॉर मनी फोन मिल जाए। वैल्यू फॉर मनी क्या होता है कि अगर मैं 30,000 पे कर रहा हूं तो उसका जो बेस्ट फोन है, बेस्ट फीचर्स वो मुझे मिल जाए, ठीक है ना। 20,000 का फोन लेना तो बेस्ट फोन मिल जाए इसमें, जिसमें स्पेसिफिकेशन 50,000 के फोन जितने हो बट हो 20,000 का, क्या कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। ऐसे जो चैप्टर है ना, ये वैल्यू फॉर टाइम का अपोजिट है। वैल्यू फॉर टाइम क्या हो गया, तो वैल्यू फॉर मनी क्या है, कम पैसों में बेस्ट चीज मिलना। ऐसे वैल्यू फॉर टाइम क्या हो गया, कम टाइम में बेस्ट पॉसिबल वेटेज कवर करना। तो वैल्यू फॉर टाइम चैप्टर जो है वो आपको कौन सा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर कंपैरेटिवली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से छोटा है और इसकी वेटेज सुन करके आप हैरान हो जाओगे। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर का आता है, 40 का 40% कितना होता है, 16। इस चैप्टर की वेटेज है 15 से 16 नंबर की। यानी कि पूरे बिजनेस मैथमेटिक्स का अकेला 40% वेटेज ये एक लौता चैप्टर कैरी करता है। ये इनसेन वेटेज है इस चैप्टर की, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर टाइम चैप्टर है, कम टाइम लगा करके ज्यादा वेटेज हासिल करना। और ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है, टाइम सबसे ज्यादा लगेगा और वेटेज पता है कितनी इस चैप्टर की, 3 से 4 नंबर। कितनी है, 3 से 4 नंबर। और चैप्टर में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा लेक्चर्स लगते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। बट ये भी बोलना चाहूंगा, बुराई तो कर ली इस चैप्टर की, मैंने तारीफ भी करना चाहूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, बट दूसरे नंबर पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना बिजनेस मैथमेटिक्स में, वो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है। बहुत मजेदार चैप्टर है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका आईक्यू वीक है, ये चैप्टर पढ़ना मुझसे ऐसा लगने लगेगा फिर हमारा आईक्यू तो एकदम 140-150 हो गया है, ठीक है ना, ठीक है। बहुत अच्छा आपका आईक्यू हो जाएगा इस चैप्टर को अगर ढंग से पढ़ोगे तो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फिर एपीजीपी आप लोगों ने अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्कूल लेवल पे 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद होगा सीक्वेंस इन सीरीज, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद आएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो होता था,
ठीक है ना, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो ये चैप्टर आप लोगों ने अगेन स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, इजी चैप्टर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर जो है, नाम अगेन आपको सुनने में लग रहा होगा, फिर पहली बार सुन रहे हैं इसका नाम, बट इस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है, इस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है वो कुछ कंटेंट अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बट कुछ कंटेंट जो है वो पहली बार पढ़ोगे। एन्युटीज, सिंकिंग फंड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ये सारी चीजें पहली बार पढ़ोगे। बट जो एक होता है ना कि हर इंसान को एक फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है ये आना चाहिए, वो ये आपको चैप्टर सिखाएगा, ठीक है। फिर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है, अगेन इजी चैप्टर, ठीक है ना, 11th-12th क्लास में पढ़ाते हैं वैसे तो, बट इजी चैप्टर है। और ये दो चैप्टर जो है जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है 11th-12th क्लास में, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये दो चैप्टर से फाउंडेशन लेवल पर हैं, बट अच्छी बात यह है कि इनका जो लेवल 11th-12th क्लास में है उसका सिर्फ 5% लेवल सी फाउंडेशन पर है, सिर्फ 5%, ठीक है ना। यानी कि 3 लेक्चर्स लगेंगे, सिर्फ 3 लेक्चर्स, 2-2 घंटे के 3 लेक्चर्स लगेंगे और आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 2-2 घंटे के 3 लेक्चर आने की टोटल 6 घंटे। और स्कूल में जो बच्चे 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं उनका आधा साल तो ये 2 चैप्टर्स पढ़ने में निकल जाता है। 8 महीने तक स्कूल में ही चलता रहता है, ट्यूशन में भी यही चलता रहता है, इतना बड़ा है ये स्कूल लेवल पर, ठीक है। तो सी फाउंडेशन लेवल पे बहुत ही छोटा है इसका लेवल इन कंपैरिजन टू स्कूल, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा, बहुत मजा आएगा आपको ये करने में भी, ठीक है ना, बहुत इजी है। अब स्टैटिस्टिक्स के 7 चैप्टर्स देख लो एक बार। स्कूल लेवल पे पढ़ा रखा है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ इंटरनल टेंडेंसी स्कूल लेवल पे पढ़ रखा है आप लोगों ने, मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्कूल लेवल पे पढ़ रखा है। ऐसा हो सकता है आपको नाम ये याद ना आ रहे हो, बट मैं आपको बताता हूँ, मेजर ऑफ इंटरनल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर अरिथमेटिक, मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ोगे आप लोग, पढ़ा हुआ है 11th क्लास इकोनॉमिक्स, याद आ रहा है। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ रखा है, याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया, और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एकदम थ्योरी चैप्टर है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लास बाउंड्री क्या होती है, क्लास लिमिट्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है ना, इजी चैप्टर है। हिस्टोग्राम क्या होता है, ओजाइव क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। आइए, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ा होता है स्कूल लेवल पे पर उन बच्चों ने जिनने अप्लाइड मैथ्स ली होती है। अप्लाइड मैथ्स है ना, आजकल 11th-12th में ऑप्शन होता है कि आपको प्योर मैथ्स चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए, या फिर आपको अप्लाइड मैथ्स चाहिए। तो जो अप्लाइड मैथ्स लेते हैं, आप में से किसी ने ली थी अप्लाइड मैथ्स? किसी ने नहीं ली? ओके, तो आप सभी के लिए होने वाला है अगेन एक न्यू चैप्टर, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, ये नहीं बोलूंगा बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। अगेन ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट प्रोबेबिलिटी का जो लेवल है अब सी फाउंडेशन पे वो 11th-12th वाला है। तो अगर 11th-12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है, बट 11th-12th में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, और ये चैप्टर भी ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे भी आपका IQ बहुत स्ट्रांग होगा। ये 2 चैप्टर्स बहुत हेल्प करता है आपका IQ इंक्रीज करने के लिए, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर अगेन देखो, इंडेक्स नंबर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो अप्लाइड मैथ्स के अंदर है 11th-12th में। तो जो बच्चा अप्लाइड मैथ्स लेकर के तो ये 3 चैप्टर को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, स्कूल लेवल पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाते बट थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बट जो अप्लाइड मैथ्स लेकर के नहीं आते, स्टैंडर्ड मैथ्स से आते हैं, उनको ये 3 चैप्टर एकदम नए लगते हैं क्योंकि नए हैं, फिर से फाउंडेशन पे सीधा पढ़ते हैं। अगेन बोलना चाहूंगा कि कोरिलेशन, रिग्रेशन और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से आपको थोड़ा टाइम लगेगा इनिशियली इनको समझने में, बट एक बार समझ आ गया तो आपको बहुत मजा आएगा इनके क्वेश्चंस करने में। और इंडेक्स नंबर इजी चैप्टर है, ये एक इजी चैप्टर है। और देखो ये आ गया आखिरी अपना स्वीट डिश, याद आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग स्वीट डिश में काउंट किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। BCR, BCK और LR तीनों क्या थे, स्वीट डिश थे अपने, इजी। तो ये 4 चैप्टर्स आपके 20 नंबर कैरी करते हैं, सोचो 4 चैप्टर पढ़े और यकीन मानो 5 से ज्यादा लेक्चर्स नहीं लगते लॉजिकल रीजनिंग को करने में, 5 लेक्चर्स मैक्सिमम है, और 5 लेक्चर्स करोगे और 20 नंबर पक्के हो जाएंगे आप लोगों के। बट आपको अपने लेवल पे अलग से भी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी मेहनत करनी है इन 4 चैप्टर्स में। देखो होता क्या है ना, कभी कभी कोई दिन होता है जब हम उठते हैं, सर भारी भारी हो रहा होता है और लगता है आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट एग्जाम पास भी आ रहे हैं, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, एग्जाम पास भी आ रहे हैं। अगर पढ़े नहीं तो गिल्ट फील होगा कि हमने दिन वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। और पढ़ते बैठो तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या दिमाग में तो घुस नहीं रहा। तो
उन दिनों के लिए आप लॉजिकल रीजनिंग को रखो। ऐसा कोई दिन है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट लग रहा है कि पढ़ना भी है क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं, और नहीं पढ़ने बैठे घर वाले डांटेंगे और खुद भी गिल्ट फील होता है। तो उन सब मोमेंट्स के लिए आप लॉजिकल रीजनिंग को रख लो कि यार जब भी ऐसा टाइम होगा हम लॉजिकल रीजनिंग उठाएंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? मजा आएगा करने में, ठीक है ना। और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार बहुत हेक्टिक सा हो रहा है, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो उसको चाहिए होती है। तो विन विन सिचुएशन है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस जितनी इसकी करोगे उतने अच्छे 20 में से 20 आएंगे, और जितनी कम करोगे उतने 20 से दूर होते जाओगे, ठीक है ना। तो 20 से 20 20 आउट ऑफ 20 लाना है, इसमें बहुत ईजी है, बट थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस में क्या है, जो मेरी बुक के अंदर क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे। सीए इंस्टीट्यूट की बुक में जो क्वेश्चन है, आईसीआई की बुक से, आईसीआई की तरफ से भी आपको बुक्स मिलती हैं, उसमें जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ये भी हो गए, गूगल पर टाइप कर देना नंबर सीरीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। गूगल पे टाइप कर देना डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चंस की जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है ना। डायरेक्शन टेस्ट एमसीक्यू, सीटिंग अरेंजमेंट एमसीक्यू, ब्लड रिलेशंस एमसीक्यू, ऐसे ऐसे आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजन क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग हर लेवल पर है, सीए फाउंडेशन पे है, अब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे गेट दो, चाहे सीयूईटी दो, कोई भी दो, हर एक लेवल पे लॉजिकल रीजनिंग है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी का होता है, रेलवेज का होता है, पीओ का होता है, ईपीएफओ का होता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर जगह लॉजिकल रीजनिंग है। तो इसके क्वेश्चंस की तो भरमार है, ऑनलाइन इतने मिलेंगे कि आप बैठ करके थक जाओगे, बट सारे नहीं कर पाओगे। तो उठा लो, कोई भी वेबसाइट खोल लो, ठीक है ना, और आराम से बैठ करके कर लो। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई और टाइम भी आराम से चला गया, पढ़ भी ले, गिल्ट भी फील नहीं होगा, और आपका दिन भी स्मूथली गुजर जाएगा। आ रही बात है समझ? अब हम लोग अब जो लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे बचे हैं। इस 2 घंटे में हम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम शुरू करेंगे आज की क्लास में, हम शुरू करेंगे विद बिजनेस मैथमेटिक्स। अच्छा, हमारा शेड्यूल का रहेगा, हमारा शेड्यूल रहेगा, हम 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक पढ़ेंगे लॉज, बिजनेस लॉज, और हम 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये आपका ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे का शेड्यूल है। और इसी तरीके से आपका जो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे का शेड्यूल है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। वही 3 आवर्स में से 1 आवर आप पढ़ोगे इको और 2 आवर्स आप पढ़ोगे अकाउंट्स। ये आपका अप्रॉक्स शेड्यूल रहेगा। अब वो 1 आवर पहले वाला 1 आवर है, आखिरी का 1 आवर है, ईशान सर आपको कंफर्म करेंगे, ठीक है ना, कि आपको वो 11 से 10 बजे से 12 बजे तक अकाउंट्स पढ़ाते हैं, 12 से 1 इको पढ़ाएंगे, या फिर वो आपको 10 से 11 तक इको पढ़ाएंगे और 11 से 1 तक अकाउंट्स पढ़ाएंगे, वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। उनसे एक बार डिस्कस कर लेना। बट मेरा जो शेड्यूल रहेगा, स्टार्टिंग में हम 1 घंटा लॉज पढ़ेंगे और फिर हम अगले 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। लॉज कंपैरेटिवली कम है काफी, बिजनेस मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में सिलेबस कम है, तो अगर हम 1 आवर भी पढ़ेंगे हमारा सिलेबस टाइमली हो जाएगा। बिजनेस मैथमेटिक्स में 2 आवर्स जरूरी है देना, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स में 2 आवर देने के बावजूद सबसे लेट कंप्लीट होगा, ये सबसे लेट, चारों सब्जेक्ट में सबसे लेट, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट आपको दिख रहा है 22 चैप्टर्स हैं पूरे, ठीक है ना। 11 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 18 और 4 यहाँ पर 22। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ चैप्टर ग्रीन हाईलाइटेड है, ठीक है ना, ग्रीन हाईलाइटेड है। ये ग्रीन हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि ये 9 चैप्टर्स अगर आपने कर लिए अच्छे से तो आपके मोर देन 65 मार्क्स की वेटेज कवर हो जाती है, यानी आपका 65% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वेटेज वाइज, कंटेंट वाइज नहीं, वेटेज वाइज। कंटेंट वाइज तो आपको दिख ही रहा है कि सर आपने कितने सारे चैप्टर छोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो वेटेज वाइज आपका मोर देन 65% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अगर आप एक ग्रीन चैप्टर्स कर लो। तो स्पेशली जो बच्चे बोलते हैं उनकी मैथ्स वीक है, तो मैथ्स का सिर्फ एक चैप्टर अच्छे से कर लेंगे ना, वो उनका 40% मैथ्स कंप्लीट है। और बाकी देखो कुछ चैप्टर्स तो कितने इजी हैं, 10th क्लास वाले, जो 10th क्लास तक पढ़े हैं, 10th क्लास में भी नहीं उससे भी पहले पढ़े हुए हैं। रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है ना, इक्वेशंस, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है ना, 8th क्लास में पढ़ लिया था। तो कुछ चैप्टर तो बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स भी कर लोगे तो आराम से अच्छा खासा वेटेज मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो जाता है। जो चैप्टर दिक्कत देते हैं, ठीक है ना, वो चैप्टर हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बस, और कोई चैप्टर दिक्कत नहीं देगा आप लोगों को, बाकी ईजी है। एक ये है जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगेगा, आईक्यू स्ट्रांग होगा, दिमाग ज़्यादा लगेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे विद स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अपना जो सिलेबस हो कैसे कंप्लीट करेंगे, मैंने सोचा है कि हम लोग पहले अपना स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना लॉजिकल रीजनिंग
का एक चैप्टर कर लेंगे, फिर हम ना बिजनेस मैथमेटिक्स शुरू कर देंगे। अच्छा, बिजनेस मैथमेटिक्स के 2-3 चैप्टर हो गए, फिर लॉजिकल रीजनिंग का एक और चैप्टर कर लिया, फिर एक दो चैप्टर हो गए, फिर लॉजिकल रीजनिंग का एक और चैप्टर कर लिया, फिर 1-2 चैप्टर हो गए, फिर लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर कर लिया। आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर क्या होगा, बीच में हो जाएगा आपके लिए, जैसे होता है ना वेकेशन होती है, वेकेशन की तरह हो जाएगा वो, कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल मैथ्स में, एक छोटा सा चैप्टर कर लिया लॉजिकल रीजनिंग का, थोड़ा लाइट हो गया, फिर अपना दोबारा मैथमेटिक्स पे आ गए। ठीक है ना, वेकेशन की तरह काम करेगा ये। नहीं बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो क्या लगता है कि यार एक वेकेशन पे जाना है, अब तो थोड़ा रिलैक्स होकर के आना है, वो रिलैक्स करने के लिए हम यहाँ पर स्विच कर जाया करेंगे। आगे बातें समझ, ठीक है, चलिए वेरी गुड।